हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने रिवीजन का पहला वीडियो डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज दोस्तों अपने रिवीजन से रिलेटेड सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो से आगे जो है, जो इंपॉर्टेंट बातें अपने डिस्कस करी थी, उससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी चैप्टर्स की वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले अपनों ने संविधान के बारे में चर्चा कर ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। 1, 5, 12, 14, 14 ए और 20 इतने जो है संविधान के भाग हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे। तो इसके दोस्तों आर्टिकल आप याद रख सकते हो, 1 से 4, 52 से 151, 264 से 300 ए, 308 से लेकर 323, 323 ए, 323 बी और भाग 20 जो है 368, राइट। फिर दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की राष्ट्रपति के पास है, सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्सेस की। टर्म जो है दोस्तों 5 साल का है। रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से दोस्तों हटाया जा सकता है। 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए। ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। अगला चलिए दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद दोस्तों कितने हो सकते हैं? लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% से ज़्यादा क्या है दोस्तों मंत्री परिषद का साइज नहीं हो सकता। लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15%। अटॉर्नी जनरल की चर्चा दोस्तों किस में है? आर्टिकल नंबर 76 में है। अटॉर्नी जनरल बन कौन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज दोस्तों कौन बनेगा? जिसने हाई कोर्ट में दोस्तों 10 साल कम से कम वकालत करी हो, या राइट, या जो मतलब 10 साल एज ए वकील काम किया हो, या दोस्तों हाई कोर्ट में 5 साल कम से कम जज के रूप में काम किया हो, राइट। 10 साल तो वकील और 5 साल दोस्तों जज, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संसद के बारे में अपनों ने चर्चा करी थी। तो प्रेसिडेंट दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या संसद बनती है। और दोस्तों इसके अंदर जो है 530 सदस्य राज्य से और 2 सदस्य दोस्तों 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से, और 2 मनोनीत वाला दोस्तों क्लोज जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। कल किसी ने कमेंट किया था, तो इसमें दोस्तों अभी जो है 550 ही मैक्सिमम है, राइट। 550 ही दोस्तों क्या है मैक्सिमम है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या, राइट। 2 मनोनीत वाला क्लोज जो है वो हटा दिया, राइट। राज्यसभा के अंदर दोस्तों 238 + 12 नॉमिनेटेड है, टोटल 250 हो गए। 250 और दोस्तों 550 250 और दोस्तों 550 ऐसे याद रखना है। 250 और 550, 6 साल दोस्तों इसका टेन्योर होता है, राइट। 2 साल के अंत में दोस्तों 1/3 जो इसके सदस्य जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। एज दोस्तों मिनिमम 30 साल चाहिए। अब दोस्तों लोकसभा के लिए 25 साल एज, राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 साल एज, और प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी है? 35 साल एज, राइट। 25, 30 और 35 ये डेटा आपको याद रखना है। आगे चलिए दोस्तों, गणपूर्ति कोरम के बारे में चर्चा करी थी कि लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग दोस्तों कब होगी? तभी हो सकती है जब कम से कम 10% सदस्य जो हैं, कुल सदस्य संख्या का 10% जो है प्रेजेंट हो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनों ने मनी बिल यानी धन विधेयक के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों अपनों ने क्या करा था, मनी बिल के बारे में बताया था कि मनी बिल क्या होता है। वो दोस्तों आप वीडियो में जाके देख लेना। मनी बिल की चर्चा दोस्तों किस में है? आर्टिकल नंबर 110 के अंदर है, ठीक है, 110 नंबर आर्टिकल के अंदर, राइट। और दोस्तों मनी बिल जो है लोकसभा ही में ही पेश किया जाता है, और दोस्तों राज्यसभा जो है होल्ड कर सकती है 14 दिन के लिए, इसमें अपने रिकमेंडेशन देने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। और दोस्तों वो भी लोकसभा पर डिपेंड करता है कि रिकमेंडेशन माने या ना माने। मान लेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो ठीक है। कुल मिला के दोस्तों मनी बिल की पूरी पावर जो है वो लोकसभा के पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए 112 के अंदर दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है, बजट की चर्चा है। 113 में एस्टीमेट की, जो डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर बनाए जाते हैं। 114 में दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल की, 115 में दोस्तों सप्लीमेंट्री ग्रांट की, और 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट की, ठीक है। 123 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राइट। 6 वीक + 6 मंथ जो है मैक्सिमम तक ये अध्यादेश रह सकता है, राइट। क्योंकि दोस्तों 2 सेशन के बीच में क्या है गैप 6 मंथ का होता है, राइट। अगर दोस्तों संसद सत्र में आए ही नहीं तो 6 मंथ और दोस्तों 6 मंथ + 6 वीक जो है मैक्सिमम गैप इसके अंदर रहेगा। इसके बाद दोस्तों कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है। कैग की अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये दोस्तों मेथड है इनका अपॉइंटमेंट करने का, ठीक है। रिमूव दोस्तों कैग को कैसे किया जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को दोस्तों रिमूव किया जाता है, लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को दोस्तों के जैसे रिमूव करा जाएगा वैसे ही हमारे सीएजी को रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शेल बी केप्ट इन फॉर्म एज प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब। ये दोस्तों लाइन आप रट्टा मार लो, ठीक है। जो यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट्स हैं वो किस में रखे जाएंगे? उस फॉर्म में रखे जाएंगे जिसमें प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? सीएजी की सलाह पर, ठीक है। भाग 12 264 से लेके 300 कै तक है, राइट। इसके अंदर 203 आर्टिकल मेन है हमारे। 266 का एक CFI
266 का 2 पब्लिक अकाउंट और दोस्तों 267 जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भाग 14 जो है दोस्तों 308 से लेकर 323 तक का सर्विसेज के बारे में इसके अंदर चर्चा करी गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको अनुसूचियाँ भी 12 याद होनी चाहिए। ठीक है, राज्य, तनख्वाह, शपथ, राज्यसभा, SC ST, ओनली ST, शक्ति, भाषा, जमीन, दल बदल, गाँव और शहर। ठीक है, इसमें से कोई सी भी दोस्तों आपसे क्या है अनुसूची पूछ सकता है, राइट। तो इसमें देखिए आपसे दोस्तों पूछ ले, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों भाषा है, 9वीं अनुसूची दोस्तों क्या है जमीन है, राइट। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 4 5 6 7, 7वीं अनुसूची क्या है दोस्तों पावर से रिलेटेड है, राइट। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला देखिए दोस्तों कैग DPC एक्ट जो है कब लागू हुआ, 1971 के अंदर लागू हुआ। अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों क्या होता है, कैग DPC एक्ट के आधार पर मींस अकाउंट्स विच रिलेट टू द एक्सपेंडिचर ब्रोट टू अकाउंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको आप अकाउंट्स के अंदर ले आओगे तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको बोला जाता है। ठीक है, कैग की सैलरी दोस्तों किसके बराबर होती है, सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैग को दोस्तों हटाया कैसे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के को जैसे हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज दोस्तों कैसे बन सकता है, वैसे बन सकता है दोस्तों जैसे अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन होती है। दोबारा सुनिए दोस्तों, कैग की सैलरी कैसे होती है, सैलरी ऑफ द कैग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैग को हटाया कैसे जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज दोस्तों 10 साल या तो हाई कोर्ट में वकालत कर लिया, 5 साल जज रह ले। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। और दोस्तों अगर ऐसा करेगा तो वो आर्टिकल नंबर 76 के हिसाब से महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, राइट। कैग का दोस्तों टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो। यहाँ पर दोस्तों 5 साल नहीं है, ध्यान रखनी है ये बात, 6 साल या 65 साल है। रिजाइन दोस्तों किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों बातें। इसके बाद देखिए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MOD। ठीक है, MOD वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें अपने देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आर्मी की कमांड जो है आपको याद होनी चाहिए। रात को दोस्तों कोई सपने में भी उठा के पूछ ले, आप अपना नाम भले ही भूल जाओ, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांड्स आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों आर्मी की कितनी है, 7 कमांड है, 6 + 1 से मैं याद रखता हूँ, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों ये सारे जो है हमारे रीजनल PCDA जो है, रीजनल PCDA दोस्तों कुछ नहीं होते, रीजनल का मतलब कुछ नहीं है, आर्मी कंट्रोलर से है। ठीक है, रीजनल PCDA मतलब आर्मी कंट्रोलर, राइट। तो देखिए दोस्तों ये सारी जो कमान है इनके हिसाब से क्या है, हमारे DAD के ऑफिस जो हैं, जो रीजनल कंट्रोलर है हमारे आर्मी के कंट्रोलर है, वो बसे हुए हैं। ठीक है, तो आधे से तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। फ़र्क दोस्तों इतना ही है, इसमें कोलकाता है तो वहाँ पे दोस्तों ओनली PCDA बेंगलुरु आ जाएगा। ठीक है, PCDA बेंगलुरु आ जाएगा। एक बार दोस्तों देख लेते हैं, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न चंडीगढ़, नॉर्दर्न उधमपुर जम्मू, सदर्न कमांड दोस्तों पूना, सेंट्रल कमांड लखनऊ, साउथ वेस्टर्न दोस्तों जयपुर। और दोस्तों ट्रेनिंग कमांड जो है इसको हेडक्वार्टर RTRAC बोलते हैं, वो शिमला के अंदर है। ठीक है, एयरफोर्स में दोस्तों 7 कमांड है, 5 + 1 + 1 से याद रखता हूँ। ट्रेनिंग कमांड दोस्तों बेंगलुरु में है, मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, नागपुर। इसको MN से मैंने याद करवाया था। ईस्टर्न कमांड दोस्तों वहाँ कोलकाता थी, यहाँ शिलोंग है, दिल्ली है। नॉर्थ में दोस्तों एयरफोर्स की कोई कमांड नहीं है। सेंट्रल कमांड दोस्तों बामरेली इलाहाबाद और साउथ वेस्टर्न कमांड जो है गांधीनगर के अंदर है। और सदर्न कमांड दोस्तों कहाँ है, त्रिवेंद्रम के अंदर है। एकदम सही बातें हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेवी की मैंने कमांड डिस्कस करी थी। इसके बाद दोस्तों नेवी की जो है ईस्टर्न में विशाखापट्टनम, वेस्टर्न में दोस्तों मुंबई और सदर्न में क्या है दोस्तों कोच्चि है। ठीक है, नेवी की 3 कमांड है दोस्तों। तटीय इलाकों पर है, तटीय इलाकों पर है तो तटीय स्थान पर ही क्या होगी आपकी नेवी की कमांड्स होगी। तट दोस्तों कहाँ से, मुंबई में अंदर समुद्र है, कोच्चि में है और दोस्तों विशाखापट्टनम है। मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, राइट। इनको दोस्तों याद कैसे कर सकते हो, 7 7 3, 7 को 6 + 1, 5 + 1 + 1 और 3, राइट। डिफेंस PSU पे दोस्तों आप नज़र लगा सकते हो। डिफेंस PSU ओल्ड कितनी थी, ओल्ड 9 थी, 7 और जुड़ गई, राइट। तो कितनी हो गई दोस्तों, टोटल 16 हो गई। अब सातों के दोस्तों नाम याद करने मुश्किल है। ठीक है, देखोगे तो दोस्तों क्या है, क्या पता इनकी फुल फॉर्म पूछ ले। AWEIL एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, GIL ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यह याद हो जाएगा। TCL ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, AVNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, MIL मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, YIL है यंत्रा इंडिया लिमिटेड और दोस्तों IOL है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, राइट। इसके बाद दोस्तों अपने EPSO के बारे में चर्चा करी थी, राइट। अब दोस्तों PSO जो है कल किसी ने भाई ने ग्रुप में कमेंट किया कि PSO जो है उसकी संख्या बदल चुकी है, राइट। तो लेटेस्ट संख्या दोस्तों आपको बता देता हूँ ग्रुप से देखकर। तो दोस्तों ग्रुप के अंदर कल कमेंट आया था एक भाई का, तो उसने लिखा था कि उसने क्या वेबसाइट वगैरह से देख के बताया कि आर्मी के अंदर तो दोस्तों कितने हैं आपके 8 PSO हैं, नेवी के अंदर दोस्तों कितने हैं 4 PSO हैं और जो एयरफोर्स है उसके अंदर दोस्तों क्या है 6 है। ठीक है, इसको दोस्तों 846 से आप याद रख सकते हो। आर्मी के 8, नेवी के दोस्तों 4 और एयरफोर्स कितने हैं 6। एयरफोर्स के तो सेम ही है 6 के 6,
सॉरी 4 थे 6 हो गए, 5 से कितने दोस्तों 4 हो गए, इसको 10 से डबल कर दिया, ठीक है 840 आप भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों 19 नंबर पॉइंट, राइट। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 20 नंबर पे। रैंक कंपैरिजन आपको याद रखना है, ठीक है। रैंक कंपैरिजन का दोस्तों ट्रिक मैंने आपको बताया है कि पहले तो ब्रिगेडियर दोस्तों कॉमोडोर और एयर कॉमोडोर है दोस्तों, कम से कम 3 या 4 बार क्या ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस के एग्जाम्स के अंदर। जनरल एडमिरल मार्शल का खेल है दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन, लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कमांडर है। फ्लीट का मतलब होता है दोस्तों नौका समुदाय या बेड़ा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपको आर्मी की 10 रैंक याद होनी चाहिए, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करके दोस्तों कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, राइट। ये दोस्तों रैंक आपको याद हो जाएगी, ये दोस्तों तलवारों वाली रैंक आ जाती है ऊपर, राइट। तो इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, इसके अंदर जनरल जनरल जनरल, और इधर दोस्तों आर्मी जो फील्ड पे लड़ती है तो फील्ड मार्शल सबसे हाईएस्ट रैंक। इधर आ जाएगा दोस्तों आपका एडमिरल ऑफ द फ्लीट, राइट। इधर आ जाएगा दोस्तों एयर चीफ मार्शल, राइट। इसके बाद दोस्तों जनरल 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 लगाना है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। रियर आ जाएगा, फिर दोस्तों वाइस आ जाएगा, फिर एडमिरल, एयर वाइस और एयर मार्शल, और दोस्तों फिर आ जाएगा एयर चीफ मार्शल, राइट। इसके बाद दोस्तों ब्रिगेडियर, कॉमोडोर तथा एयर कॉमोडोर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पढ़ ली थी। विंग कमांडर अभिनंदन जो है लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कमांडर है, ये चीज़ दोस्तों मैंने पढ़ ली थी, राइट। इसके बाद दोस्तों एक लेफ्टिनेंट से मैं क्या 3 लेफ्टिनेंट बना लूँगा, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट, यहाँ पर सब आ जाएगा। ऊपर दोस्तों कमांडर था तो इसके नीचे कमांडर चिपका दो लेफ्टिनेंट के आगे। अब दोस्तों एक जो स्थान बचेगा वहाँ पर जो है कैप्टन बचा हुआ है आर्मी का, तो कैप्टन आप चिपका दो। कैप्टन लिखते ही दोस्तों यहाँ पे ग्रुप कैप्टन लिख दोगे, राइट। तो ये दोस्तों तीनों चीज़ें मेरी फिल हो गई। अब दोस्तों मैं क्या उड़ना स्टार्ट करूँगा फ्लाइंग ऑफिसर बन के, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, और तो फिर दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर जो है विंग कमांडर बन जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों चार्ट आपको याद होना चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 20 नंबर पॉइंट तक जो क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने आर्मी हेडक्वार्टर है दोस्तों। आर्मी हेडक्वार्टर को कौन हेड करता है, एक जनरल रैंक का जो है, जनरल रैंक का दोस्तों क्या है ऑफिसर हेड करता है। अब देखिए दोस्तों आर्मी के अंदर जो है जनरल जो है वो हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। ये 2 नंबर वाली, ये दोस्तों क्या है, ये सेरेमोनियल पोस्ट है ऊपर वाली, राइट। ये दोस्तों कभी कभार जो है दी जाती है, राइट। कोई बहुत अच्छा अगर काम कर जाए तो ये फील्ड मार्शल वगैरह की रैंक दी जाती है, वरना दोस्तों जो है जनरल की जो रैंक है वो एक्टिव जो रैंक है वो सबसे बड़ी यही है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर सबसे बड़ा है तो इसमें जनरल रैंक का आदमी इसको हेल्ड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों अब ये सारी रैंक मैंने इधर भी लिख ली, राइट। अब ये देखो दोस्तों फील्ड मार्शल जो है वो सेरेमोनियल पोस्ट है, फिर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, राइट। अब देखिए दोस्तों टोटल 9 है ये, राइट। अब दोस्तों देखिए कैसे कैसे ये चीज़ों को हेड करेंगे। अब दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर सबसे बड़ा है, ठीक है। आर्मी हेडक्वार्टर दोस्तों सबसे बड़ा है तो वहाँ पर जनरल रैंक का अधिकारी क्या है इसको हेड करता है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। आर्मी हेडक्वार्टर दोस्तों कितनी कमान है, टोटल 7 कमान मैंने अभी पढ़ के आया हूँ, मैं याद करके आया हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे बताया इसको 6+1 से याद करना है। तो आर्मी की कमांड दोस्तों मैं 6+1 से याद करूँगा। 6 कमान दोस्तों कौन सी है, 6 कमान दोस्तों अभी ऊपर जो पढ़ के आए हैं, ईस्टर्न के अंदर कोलकाता, ठीक है, उधमपुर, ठीक है, पूना, जयपुर, ठीक है, वो सारी अपने पढ़ के आए ऊपर 6 कमान। एक दोस्तों जो ट्रेनिंग कमांड है जो हेडक्वार्टर आर्किटेक्ट शिमला बोलते हैं, एक वो ट्रेनिंग कमांड हो गई, ठीक है। टोटल दोस्तों क्या हो गया, आर्मी 7 कमान के अंदर डिवाइड है, ठीक है। अब दोस्तों जो इन आर्मी की कमांड्स को जो हेड करता है, ठीक है, इन कमान को दोस्तों जो हेड करेगा उसको बोलते हैं जीओसी इन सी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इसको दोस्तों बोला जाता है, राइट। जीओसी इन सी, जीओसी है किसके अंदर दोस्तों, कमांड के अंदर, राइट। अब दोस्तों जीओसी इन सी देखते ही आपको एक चीज़ याद आई होगी, जब मैंने MFAI रिपोर्ट रेंडर करी थी मेरे PCD CDA ने, तो वो इसी कमान के सबसे बड़े अधिकारी को करी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप वहाँ से लिंक भी कर सकते हो, जो MFAI रिपोर्ट दोस्तों जो रेंडर करी थी वो जीओसी इन सी को करी जाती है, ठीक है। एकदम सही बातें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल रैंक के आदमी ने क्या है, जनरल रैंक के इंसान ने दोस्तों क्या आर्मी हेडक्वार्टर को हेड किया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कमान को कौन करेगा, अब दोस्तों देखिए कमान को कौन करेगा, कमान को दोस्तों इससे जस्ट छोटे रैंक का अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल करेगा, ठीक है। एकदम सही बातें हैं दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। आर्मी को हेडक्वार्टर को दोस्तों जनरल रैंक के आदमी ने क्या हेड किया, टोटल 7 कमान में दोस्तों डिवाइड है, ठीक है। फिर उनको लेफ्टिनेंट जनरल ने किया और इनको बोला क्या जाता है दोस्तों, जीओसी इन सी बोला जाता है, ठीक है। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, जीओसी इन सी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्मी की कमांड्स तो हो गई, ठीक है, ट्रेनिंग कमान हो गई। अब दोस्तों जो आर्मी की 6 कमान है इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार की फॉर्मेशन होती है, एक तो दोस्तों स्टैटिक फॉर्मेशन, एक दोस्तों विदाउट स्टैटिक। तो स्टैटिक फॉर्मेशन है दोस्तों उसको स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों उस एरिया को स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया को कौन, लेफ्टिनेंट जनरल ही करता है। यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट जनरल था, यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट जनरल। ये दोस्तों सीनियर जूनियर हो सकते हैं, ये सीनियर होगा तो ये कमांड में चला जाएगा, ठीक है, जूनियर होगा तो थोड़ा नीचे ये बंदा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्मी की 6 कमांड थी, एक दोस्तों होती है कोर, एक होती है एरिया।
एरिया दोस्तों स्टैटिक होता है, कोर दोस्तों क्या स्टैटिक नहीं होता, राइट। तो इसको दोस्तों क्या है, कोर को कौन हेड करता है, इसको भी दोस्तों क्या है जीओसी इन बोलते हैं। वो जीओसी इन सी था, इसको दोस्तों जीओसी बोलते हैं, ठीक है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, राइट। ये दोस्तों इसको कोर कमांडर भी बोलते हैं, राइट। इसको दोस्तों क्या कोर कमांडर भी बोलते हैं। ये भी दोस्तों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का इंसान होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ये देखिए आर्मी हेडक्वार्टर को जनरल ने किया, आर्मी की 7 कमांड जो थी 6+1 से जो मैंने याद करी थी उनको लेफ्टिनेंट जनरल ने कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों जो फिर आर्मी की 6 कमांड जो थी ये कोर और स्टैटिक फॉर्मेशन में डिवाइड हुई, इसको भी दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल ने कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों स्टैटिक फॉर्मेशन जो है वो सब एरिया में डिवाइड हो गई, इसको दोस्तों इससे जस्ट नीचे की रैंक का अधिकारी जो है मेजर जनरल वो करेगा। इसके बाद दोस्तों कोर जो है वो डिवीजन के अंदर हो गई, ठीक है, डिव के अंदर होगी, इसको दोस्तों डिव बोला जाता है, ठीक है। इसको दोस्तों डिवीजन कमांडर भी बोला जाता है, जैसे ऊपर कोर कमांडर इसको बोला था, ठीक है। इसको भी दोस्तों क्या मेजर जनरल रैंक का इंसान जो है हेड करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंपल है, अभी ये स्टैटिक फॉर्मेशन वाला तो खत्म हो गया सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिव जो है वो ब्रिगेड से मिलकर बनी होती है, तो इसको दोस्तों ब्रिगेडियर, जिसको ब्रिगेड कमांडर बोलते हैं दोस्तों, वो इनको हेड करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों रेजिमेंट प्लाटून है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जो नीचे के रैंक अधिकारी राइफल कंपनी प्लाटून आ जाएगा, ठीक है। तो मेन दोस्तों जो चीज़ें हैं आपको यही याद रखनी है ऊपर वाली, राइट, ये वाली चीज़ें, ठीक है। इनसे दोस्तों सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक ठाक है। आगे चलिए दोस्तों 22 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। एमओडी के जो है 5 डिपार्टमेंट है, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। पहला है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, राइट। पहला क्या है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब दोस्तों इन चीज़ों में आपको कुछ डाउट लगे, आपके पास कुछ अपडेटेड नॉलेज हो, जैसे कल किसी ने कमेंट किया तो मैंने आज के वीडियो में इसको अपडेट करके बता दिया आपको, जैसे पीएसओ और वो एक चीज़ और ऊपर अपने जो डिस्कस करी थी, राइट, जो संसद के अंदर लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन वाला है, ठीक है, जो नॉमिनेटेड सदस्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं इनको दोस्तों क्या अपडेट करके आपको बता दूंगा, राइट। तो चलिए दोस्तों एमओडी की जो है 5 डिपार्टमेंट है। पहला दोस्तों क्या है एमओडी के दोस्तों क्या है 5 डिपार्टमेंट है। पहला कौन से दोस्तों डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसका हेड कौन होता है, डिफेंस सेक्रेटरी होता है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेड कौन होगा, डिफेंस सेक्रेटरी होगा। डीएमए का दोस्तों मिलिट्री अफेयर्स, ये दोस्तों पहले तो 5 डिपार्टमेंट देख लेते, पहला डीओडी, दूसरा डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तीसरा डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीआरएनडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 5वें दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, राइट। अब देखिए दोस्तों अपने इनको देखते हैं हेड कौन कौन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हेड कौन करेगा दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दोस्तों हेड कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दोस्तों हेड कौन करेगा, डिफेंस सेक्रेटरी करेगा, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हेड कौन करेगा दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। डीएमए को दोस्तों कौन करेगा, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। डीडीपी को दोस्तों डिफेंस प्रोडक्शन को एक सेक्रेटरी लेवल का इंसान करेगा। डीडीआरएनडी को दोस्तों कौन करेगा, एक सेक्रेटरी लेवल का इंसान करेगा। लेकिन दोस्तों इसकी खास बात क्या होगी, ये साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री होगा। ये कौन होगा दोस्तों, ये साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री होगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को कौन हेड करेगा, एक सेक्रेटरी लेवल का इंसान हेड करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर पॉइंट जो क्या है, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी दोस्तों अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, वो 7 न्यू डिफेंस पीएसयू के अंदर कन्वर्ट हुई है। आपसे दोस्तों 7 तो आपको नाम याद है, 9+7 भी आपने याद कर लिया, टोटल 16। लेकिन ये 7 बनी कितने थी दोस्तों, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोले तो फैक्ट्रीज थी, ठीक है, उसके अंदर सारे टाइप के आ जाएंगे, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो 41 जो थी उनको दोस्तों 7 बना दिया, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने फिर बता दिया, अब आगे देखिए दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर जो है 24 नंबर के अंदर देखिए आर्मी हेडक्वार्टर दोस्तों उसको कौन हेड करता है, ठीक है, उसको दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेड करते हैं, जिनकी रैंक क्या होती है, जनरल की रैंक होती है। कमांड दोस्तों कितने में डिवाइड होती है, 6+1 में डिवाइड होती है। इनको हेड करने वाले अधिकारी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है। कमांड के अंदर दोस्तों क्या स्टैटिक आ जाएगा और सब एरिया आ जाएगा। कमांड के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, स्टैटिक आ जाएगा, राइट, और दोस्तों क्या आ जाएगा, सब एरिया आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कमांड के अंदर दोस्तों क्या है, कमांड के अंदर दोस्तों क्या है, ये कोर आ जाएगा और स्टैटिक आ जाएगा, सॉरी, राइट। तो ये देखिए दोस्तों कमांड के अंदर क्या है, ये देखिए दोस्तों कमांड के अंदर क्या है, एक तो स्टैटिक आ जाएगा, एक दोस्तों कोर आ जाएगा। स्टैटिक के अंदर दोस्तों सब एरिया और इसके अंदर डिव ब्रिगेड वगैरह। अब देखिए दोस्तों कमांड 6+1 इसको हेड कौन करता है, लेफ्टिनेंट जनरल करता है। और दोस्तों कोर और स्टैटिक वाला भी है, इसको भी कौन हेड करेगा, लेफ्टिनेंट जनरल ही करेगा। सब एरिया को दोस्तों कौन करेगा, और डिव को कौन करेगा, मेजर जनरल करेगा। ब्रिगेड को दोस्तों कौन करेगा, ब्रिगेड करेगा, ठीक है। और दोस्तों फिर रेजिमेंट बटालियन को कौन करेगा, कर्नल वगैरह करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों 24 नंबर पॉइंट हुआ हमारा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 25 नंबर पॉइंट पे अपने चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 25 नंबर पॉइंट के अंदर के जो क्या है, जो आर्मी है मेनली उसके अंदर दोस्तों जो इनकी ब्रांचेज हैं,
ठीक है, उनसे दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों ब्रांचेज भी क्या है, 1 2 3 4 6 ब्रांचेज हैं, और दोस्तों इनके काम भी क्या थोड़े से मतलब बहुत सारे काम है एक ही ब्रांच के, तो दोस्तों वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक है तो आप दोस्तों ग्रुप में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बना के इसको वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, राइट। लेकिन दोस्तों जो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसके अंदर निकाली है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो याद रह सकती है, ई ब्रांच जो है दोस्तों, इसके अंदर है बॉम्ब डिस्पोजल, ठीक है। बॉम्ब डिस्पोजल का काम पूछ ले कि कौन सी ब्रांच करती है, तो वो ई ब्रांच करेगी, इंजीनियरिंग चीफ ब्रांच। माइन क्लियरिंग और दोस्तों इंजीनियर स्टोर से रिलेटेड काम कौन करेगी, ई ब्रांच, ठीक है। अब दोस्तों एमएस ब्रांच से रिलेटेड काम जो है प्रीवियस में बहुत पूछे गए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इशू कमीशन टू आर्मी, आर्मी को दोस्तों अगर कमीशन इशू करना है, ठीक है, आर्मी को अगर दोस्तों कमीशन इशू करना है तो कौन करेगी, एमएस ब्रांच करेगी, ठीक है। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच शायद इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, ठीक है, एमएस ब्रांच। इसके बाद दोस्तों रिकमेंड फॉर ग्रांट ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स टू आर्मी ऑफिसर, दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको रिकमेंड करना ग्रांट ऑफ ऑनर या अवार्ड, वो कौन करेगा दोस्तों, वो भी मेरी एमएस ब्रांच करेगी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों RRR का काम करती है, मूवी आपने देखी होगी, रिलीज, रिटायरमेंट और दोस्तों रेजिग्नेशन से रिलेटेड काम भी कौन है, मेरी एमएस ब्रांच करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों जीएस ब्रांच, एजी ब्रांच, क्यूएमजी ब्रांच और एमजीओ ब्रांच, ठीक है। एमजीओ ब्रांच दोस्तों क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस देख दोस्तों मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस इसका नाम ही है, तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड काम इसका होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस। और दोस्तों एमटी व्हीकल का भी पूछा जाता है, एमटी व्हीकल से रिलेटेड क्या काम होगा दोस्तों, वो एमजीओ ब्रांच करेगी, ठीक है। प्रोक्योरमेंट से काम है तो दोस्तों एमटी व्हीकल का भी आप याद रख सकते हो कि प्रोक्योरमेंट से काम ये करेगी। क्यूएमजी ब्रांच का दोस्तों आप याद रख सकते हो, मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, राइट। एजी ब्रांच क्या करेगी दोस्तों, एडजुटेंट जनरल ब्रांच क्या काम करेगी, मैन पावर और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, मैन पावर और दोस्तों रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और जीएस ब्रांच दोस्तों क्या है, जीएस दोस्तों जीएस की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे एसएससी के अंदर जीएस का हमारा जो टॉपिक था, तो मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन से रिलेटेड काम ये करेगी, ठीक है। अब दोस्तों किसी के पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, किसी ने कुछ बना रखा हो, याद कर रखा हो तो वो जरूर से क्या आप ग्रुप के अंदर डालिए उसको, राइट, ताकि दोस्तों बाकी जो लोग हैं उनका भी बेनिफिट हो सके, राइट। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, ब्रांच वर्क जो है आपको याद होना चाहिए, रैंक कंपैरिजन दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, और दोस्तों इसी किताब के अंदर डीएससी के अंदर ही अपेंडिक्स AB के अंदर ही जो है आपकी फुल फॉर्म्स दी गई है, जैसे RVC रीमाउंटेड वेटरनरी क्रॉप, ठीक है, CMP की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारी फुल फॉर्म्स दी गई है, वो भी आप एक बार रीड कर लेना, राइट। तो आपका जो है मोटा मोटा काम जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों ENC ब्रांच का काम बता दी, बॉम्ब डिस्पोजल, माइन क्लियरिंग, इंजीनियर स्टोर, इशू कमीशन टू आर्मी, रिकमेंड फॉर ग्रांट ओनर, अवार्ड टू आर्मी ऑफिसर, RRR याद कर सकते हो। जीएस की दोस्तों क्या है, जीएस की स्टडी करते हो, एजुकेशन मिलिट्री ट्रेनिंग, राइट। एजी दोस्तों मैन पावर रिक्रूटमेंट, एमजीओ का मतलब प्रोक्योरमेंट और एमटी व्हीकल्स, राइट। आगे चलिए दोस्तों 26 नंबर पॉइंट पे चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों ये OM1 का टॉपिक आ गया आपका, ठीक है। OM1 के अंदर दोस्तों आपका 1 4 6 9 10 इतने ही चैप्टर हैं, ठीक है, पाँच ही चैप्टर हैं, राइट। तो दोस्तों 26 नंबर पॉइंट देखिए, द DAD इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MOD फाइनेंस, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों पूछा जा सकता है। अब एग्जामिनर को लगा कि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल अपने पूछते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, 5-7 सवाल तो कम से कम मिल ही जाएंगे। DAD दोस्तों किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है, MOD फाइनेंस के। और दोस्तों CGDA जो है हमारे HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। DAD के दोस्तों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, हमारे CGDA हैं, राइट। अब दोस्तों ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी पूछ ले तो दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी है, रक्षा सचिव है, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी है दोस्तों, रक्षा सचिव है, जो रक्षा मंत्री के पैरेलल में रहते हैं, ठीक है। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर पूछ ले दोस्तों FADS पहले बोलते थे, अब दोस्तों सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस इनको बोलते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बोलते थे दोस्तों आपका वो CGDA है। प्रिंसिपल कौन है दोस्तों, हमारे स्कूल के, वो CGDA है, ऐसे याद रख सकते हो। और दोस्तों प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर CSD भी पूछ ले, अलग से भी दोस्तों दिया हुआ है, तो भी क्या आपको CGDA ही टिक करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं DAD की ड्यूटीज अपने देखते हैं, ठीक है। तो DAD की क्या ड्यूटी है दोस्तों, आर्मी के JCOR PBOR तथा ऑफिसर्स के पे तथा फंड अकाउंट की मेंटेनेंस का काम कौन करता है दोस्तों, मेरा डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, ठीक। आर्मी के JCOR और ऑफिसर के पे और फंड अकाउंट, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस। एयरफोर्स के दोस्तों ऑफिसर्स और एयरमैन की जो पे अकाउंट्स है वो कौन मेंटेन करेगा दोस्तों, ऑफकोर्स एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, राइट, न्यू दिल्ली। इसमें दोस्तों क्या DAD ओनली पोस्ट ऑडिट करता है, राइट। दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम जो काम है वो क्या है, आर्मी के साथ हमारा क्या है ज़्यादा काम है। एयरफोर्स और नेवी वाले क्या दोस्तों
आधा सा काम वो खुद ही कर लेते हैं, राइट। जैसे दोस्तों देखिए, एयरफोर्स के ऑफिसर और एयरमैन के पे अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? आपका एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली। पोस्ट ऑडिट कौन करेगा दोस्तों? डीएडी। नेवी के ऑफिसर तथा सेलर के दोस्तों पे अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? नेवल पे ऑफिस। और इनकी पोस्ट ऑडिट कौन करेगा दोस्तों? डीएडी करेगा, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? अगला चलिए दोस्तों, 28 नंबर पॉइंट हो गया। 29 देखिए दोस्तों, 6 पीसीडीए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये है आर्मी की कमान के हिसाब से, जम्मू, पूना, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर। अब दोस्तों कोलकाता की जगह इन्होंने क्या कर दिया? बेंगलुरु कर दिया, ठीक है। एक दोस्तों इसके अंदर क्या थी? आर्मी की ट्रेनिंग कमांड थी, शिमला को हटा दो, ठीक है। बाकी दोस्तों के 5 एज इट इज जगह हैं और एक कोलकाता की जगह इसने बेंगलुरु कर दिया। तो पीसीडी जम्मू, ठीक है, पीसीडी पूना सदर्न कमांड, चंडीगढ़ वेस्टर्न कमांड, लखनऊ सेंट्रल कमांड, जयपुर साउथ वेस्टर्न और पीसीडी बेंगलोर आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 6 सीडीए। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है? इसमें भी क्या अमेंडमेंट है, एक और सीडीए जुड़ा है, ठीक है। कल दोस्तों बताया था, किसी भाई ने ग्रुप के अंदर डाला था, एक और सीडीए इसके अंदर जुड़ा हुआ है, रीजनल सीडीए दिल्ली के अंदर जुड़ा है, ठीक है। तो एक तो हो गया दोस्तों मेरठ, पटना, गुवाहाटी, जबलपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई। इसको दोस्तों मैंने याद कैसे करवाया था आपको? ये तो मैंने चार्ट से याद करवा दिया था OM1 के वीडियो के अंदर। इसको दोस्तों आपको कैसे याद करवाया था? मैप गो से याद करवाया था, ठीक है। मैप गो, ठीक है। मैप गो, मैप के अंदर दोस्तों आगे जाना है, मेरठ, पटना, गुवाहाटी, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप लोगों ने याद किया था, ठीक है। मेरठ, पटना, गुवाहाटी यानी मैप को, ठीक है। ऐसे याद करो, मैप हिंदी में लिखो, सॉरी इसको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैप गो, ठीक है। मैप गो के अंदर आपको आ जाना, ऐसे जाना, क्योंकि मेरठ इधर है, फिर पटना आएगा, फिर दोस्तों क्या गुवाहाटी आएगा। इंडिया का मान लो दोस्तों रफ नक्शा मैं बनाऊँ, इंडिया का देखिए दोस्तों मैं एक रफ नक्शा आपके पास आपने बनाऊँ मान लो मैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मेरठ इधर आ जाएगा, मैप, ठीक है, फिर पटना, फिर गुवाहाटी, राइट। तो ऐसे मैप के अंदर ऐसे जाना है आपको। अब दोस्तों ये कैसे याद करवाना, ये कैसे याद करवाया था? रीजनल सीडीए आपको जबलपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई, जब सिकंदर चेन्नई गया, ठीक है। जब से यानी जबलपुर, जब सिकंदराबाद और दोस्तों चेन्नई, राइट। ये दोस्तों अपनों ने क्या है, इसको 7 कर लो अब आप, ठीक है। 6 प्लस ये 1 हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, वो दिल्ली वाला है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों पुणे जो है पीसीडी ओ, राइट। ये दोस्तों किसके देखता है? पे एंड अलाउंसेस देखता है कमीशन्ड ऑफिसर जो है आर्मी के, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला चलते हैं 30 नंबर पॉइंट, पीसीडी पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। पीसीडी पेंशन इलाहाबाद का क्या काम है दोस्तों? सर्विस पर्सोनल है दोस्तों जो आर्मी के, और दोस्तों डिफेंस सिविलियंस है, और दोस्तों डीएडी के स्टाफ जो है, इनसे रिलेटेड पेंशन को सैंक्शन करने का काम पीसीडी पेंशन इलाहाबाद करता है। और दोस्तों एयरफोर्स के पर्सोनल जो है उनकी पेंशन को सैंक्शन कौन करेगा? जेसीडी एयरफोर्स नई दिल्ली। और दोस्तों नेवी के पर्सोनल जो है उनकी पेंशन को सैंक्शन करने का काम कौन करेगा? पीसीडी नेवी मुंबई, राइट। अब दोस्तों इनके बारे में और डिटेल जो है अपनों ने ऑडिट कोड में भी पढ़ ली थी, ठीक है। जिनकी पेंशन को सैंक्शन पीसीडी पेंशन इलाहाबाद नहीं करता, वो क्या करते हैं दोस्तों? उधर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भेजी जाती है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला है 31 नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस के एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, अब की बार भी चांसेस है कि यहाँ से सवाल आपसे पूछिए। तो देखिए दोस्तों सीडीए पीडी मेरठ जो है, इसके अंदर 51 डीपीडीओ आते हैं जो पेंशन को डिस्बर्समेंट करने का काम करते हैं। पेंशन को दोस्तों सैंक्शन करना अलग काम है, डिस्बर्समेंट करना अलग काम है, ठीक है। डिस्बर्समेंट का मतलब है दोस्तों बांटना, ठीक है। इनकी दोस्तों फुल फॉर्म है डीपीडीओ की, डिफेंस पेंशन डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स। दोस्तों 51 डीपीडीओ जो है वो सीडीए पीडी मेरठ के अंडर में काम करते हैं। अब आप देखो दोस्तों अब आगे दोस्तों बताऊंगा आपको कि मेरठ के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऑफिस है। सीडीए पीडी मेरठ है, सीडीए फंड मेरठ है, सीडीए आर्मी मेरठ है, ठीक है। 3-4 प्रकार के ऑफिस है मेरठ के अंदर, राइट। तो ये हो गया दोस्तों आपका डीपीडीओ डिफेंस पेंशन डिस्पर्सिंग ऑफिसर। 51 जो है सीडीए पीडी मेरठ के अंदर, और दोस्तों 52 जो है वो अंडर सीडीए चेन्नई है, जो साउथ के 4 स्टेट जो हैं उनको कैटर करते हैं। तो टोटल आपके पास दोस्तों कितने हो गए? 51 + 12 यानी 63। टोटल दोस्तों कितने हो गए? 51 + 12 = 63, राइट। और दोस्तों जो सीडीए फंड मेरठ जो है वो क्या करता है? जीपीएफ अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। जीपीएफ अकाउंट दोस्तों कौन मेंटेन करता है? जीपीएफ अकाउंट दोस्तों कौन मेंटेन करता है? सीडीए फंड मेरठ करता है। दोस्तों जीपीएफ अकाउंट जो एनपीएस वाले लोग हैं उनका तो कोई जीपीएस नहीं है, ठीक है। जो दोस्तों एनपीएस वाले लोग हैं इनका तो कोई जीपीएस नहीं है, तो जो जीपीएफ नहीं है तो दोस्तों जो पुराने वाले जो लोग हैं उनका जो होगा सिविलियंस ऑफ द आर्मी, ठीक है। और दोस्तों डीएडी के जो लोग हैं उनका जीपीएफ कौन मेंटेन करे? सीडीए फंड मेरठ, ठीक है। और दोस्तों जीपीएफ जो है, अब देखिए दोस्तों सिविलियन आर्मी के जो और डीएडी का स्टाफ जो था उनका जीपीएफ अकाउंट कहाँ मेंटेन होता था? सीडीए फंड मेरठ के अंदर। दोस्तों जीपीएफ जो है अदर डिफेंस सिविलियंस का मेंटेन बाय देयर कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर। जैसे दोस्तों आरएनडी के जो मान लो सिविलियंस होंगे तो उनका कौन करेगा? उनका जीपीएफ मेंटेन कौन करेगा? उनका पीसीडी आरएनडी, ठीक है। पीसीडी नेवी, दोस्तों नेवी वालों का, नेवी के सिविलियंस का। और दोस्तों पीसीडी बीआर जो है बॉर्डर रोड, उनका उनके खुद के सिविलियंस का। सिविलियंस दोस्तों आर्मी के और डीएडी का कौन करेगा? अपना सीडीए फंड मेरठ, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें?
अब आगे देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डीएडी के ऑफिसर्स एंड स्टाफ लेवल। अब दोस्तों डीएडी के अंदर ट्रेनिंग भी होती है हमारी, ठीक है। जब ऑडिटर बनते हैं तो ऑडिटर की ट्रेनिंग होती है। जब दोस्तों आप डब्ल्यू बनोगे तो डब्ल्यू की ट्रेनिंग होगी, तो वो कहाँ पर होगी, वो दोस्तों आरटीसीज़ के अंदर होती है, ठीक है, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। तो दोस्तों इसका दोस्तों सबसे जो इसके अंदर कितने हैं हमारे पास रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, राइट, तो वो दोस्तों अपने देखेंगे। आरटीसी तो दोस्तों कितनी है, 5 हैं, ठीक है, बेंगलुरु, पूना, कोलकाता, लखनऊ और मेरठ। बेंगलुरु, पूना, कोलकाता, लखनऊ और दोस्तों क्या है, मेरठ, राइट। और दोस्तों इसके अलावा भी क्या है, कुछ और स्टडी सेंटर्स भी हैं। पहला दोस्तों क्या है, ट्रेनिंग डिवीज़न कहाँ है, सेंट्राड सीजीडी ऑफिस के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्राड की दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेंट्राड की दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेंट्राड की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, सेंट्राड की दोस्तों फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। ये दोस्तों का ट्रेनिंग डिवीज़न है सीजीडी ऑफिस के अंदर, सेंट्राड नाम से, राइट। इसके बाद दोस्तों 5 आरटीसी है, कहाँ पर, बेंगलुरु, पूना, कोलकाता, लखनऊ और मेरठ। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास क्या है, एनएडीएफएम है एक, नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंस मैनेजमेंट, ये भी दोस्तों पूना के अंदर है। अब दोस्तों आरटीसी और जो एनएडीएफएम है ये एक साथ ही हैं, ठीक है, ये एक ही बिल्डिंग है दोस्तों। नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंस मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंस मैनेजमेंट पूना, राइट। इसमें दोस्तों क्या आईडीएस जो होते हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग होती है। 2 रीजनल स्टडी सेंटर है दोस्तों, कहाँ पर, मुंबई और चेन्नई के अंदर। 2 दोस्तों रीजनल स्टडी सेंटर कहाँ है, मुंबई और चेन्नई के अंदर। एक दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो है डीपीटी, डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। एक दोस्तों और इसके अंदर है 5वां, एक 6ठा नंबर पॉइंट, ओटीआई ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के अंदर भी है, ठीक है, वो भी दोस्तों इसके अंदर हमारे बताया गया है। आगे चलिए दोस्तों, अगला है अब दोस्तों सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली जो है, इसकी भी दोस्तों कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप याद रख सकते हो। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑडिट एंड अकाउंटिंग एंड पेमेंट एंड सर्विसेज टू द ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, कि ये ट्राई सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है तीनों के लिए काम करता है सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली, ठीक है। इनको अकाउंटिंग ऑडिट वगैरह प्रोवाइड करनी हो, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी हो। एक दोस्तों जो जेसीडीए एएनसी पोर्ट ब्लेयर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली जो है, राइट, सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली के दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार के अंदर एक ऑफिस है जेसीडीए अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये ऑफिस है दोस्तों जेसीडीए। वहाँ पे दोस्तों ऑडिट अकाउंटिंग रिलेटेड जो काम जो है पोर्ट ब्लेयर के अंदर, राइट, वो हमारा यही ऑफिस करता है जेसीडीए। और दोस्तों वहाँ पर क्या है, ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों है वहाँ पर। इसलिए दोस्तों इसको क्या है, सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली की जब भी वर्किंग आपसे पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी ट्राई सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें पूछो तो आपको सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली टिक करके आना है। इसके बाद दोस्तों पीसीडीए न्यू दिल्ली की भी वर्किंग आपसे पूछ सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड दोस्तों कुछ चीज़ें होती है, राइट। इसके बाद दोस्तों एक आता है मैप, मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, तो वो दोस्तों कौन सा ऑफिस करेगा, तो दोस्तों मैप जो है मैरिड एकोमोडेशन प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर दोस्तों काम होता है वो भी हमारा क्या कौन करेगा, सीडीए आईडीएस न्यू दिल्ली करता है, राइट। तो ये चीज़ें हुई दोस्तों आपको याद रखनी है। आगे चलिए दोस्तों 35 नंबर पॉइंट पे, अगला देखिए दोस्तों पीसीडीओ के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। पीसीडीओ का दोस्तों क्या है, पीसीडीए ऑफिसर्स पूना के अंदर है, तो इसका क्या काम है, पे एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एंड पे अकाउंट्स ऑफ सिविलियन ऑफिसर्स सर्विंग इन द फील्ड एरियाज आर मेंटेन्ड एंड पेड प्रॉम्प्टली एंड करेक्टली। पीसीडीओ का क्या काम क्या है दोस्तों, पे और प्रोविडेंट फंड अकाउंट दोस्तों किसका, आर्मी ऑफिसर्स का। पे और दोस्तों प्रोविडेंट फंड अकाउंट किसका है, आर्मी ऑफिसर का। पे और दोस्तों प्रोविडेंट फंड अकाउंट है किसका, आर्मी ऑफिसर्स का। और दोस्तों पे और प्रोविडेंट फंड अकाउंट किसका होगा, आर्मी ऑफिसर का। और दोस्तों पे अकाउंट्स होगा सिविलियन ऑफिसर्स का जो फील्ड एरिया के अंदर काम करते हैं, इनको मेंटेन करना और उनको पेमेंट करनी प्रॉम्प्टली एंड करेक्टली, ये किसका काम है, पीसीडीओ का। अगला चलिए दोस्तों देखिए, अगला है डीएसओपीएफ, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये दोस्तों डीएसओपीएफ फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव ऑफिसर्स आर मेंटेन इन रिजर्विंग, ठीक है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हो। अब ऊपर बता दिया कि जो पीसीडीओ है वो क्या करता है, पे और प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है मेंटेन करता है आर्मी ऑफिसर का। अब दोस्तों पूछ ले, जो आर्मी ऑफिसर जो है उनका फंड कौन सा होता है, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं, डीएसओपीएफ, राइट। तो इनके दोस्तों ये कहाँ पे होता है, ये लेजर विंग में होता है पीसीडीओ की, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो है प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड साइंड बाय डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है दोस्तों। जो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रिपेयर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, किसका दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज का। ये दोस्तों ये सवाल भी पूछा जा सकता है, दोबारा सुनिए दोस्तों, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो है वो क्या प्रिपेयर करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका, डिफेंस सर्विसेज का। और इसको दोस्तों साइन कौन करता है, डिफेंस सेक्रेटरी करता है,
ठीक है। और दोस्तों CGDA क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सिविल, और दोस्तों डिफेंस पेंशन का प्रिपेयर करते हैं, और साइन कौन करता है दोस्तों, CGDA खुद करते हैं इसको, ठीक है। अगर दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात आएगी और डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड आएगी तो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस इसको मेंटेन प्रिपेयर करते हैं, और तो साइन कौन करेगा, डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। ये चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है दोस्तों, ये है चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, ठीक है। और CGDA क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, राइट। अब दोस्तों CGDA प्रिपेयर क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सिविल और दोस्तों डिफेंस पेंशन, ठीक है। और साइन कौन करता है, CGDA, राइट। अगला चलिए दोस्तों, CGA प्रिपेयर्स एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज। CGA क्या करते हैं दोस्तों, एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज। और एक दोस्तों सेंट्रल जनरल एंड लेजर कौन मेंटेन करता है, वो भी CGA ही करते हैं, राइट। अकाउंट कोड में अपने पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों 40 नंबर में क्या बोल गया, PCDA CDA में कोरस्पॉन्ड डायरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्विस हेडक्वार्टर ऑन रूटीन मैटर, ठीक है। PCDA CDA दोस्तों अगर कोरस्पॉन्डेंस करनी है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या सर्विस हेडक्वार्टर के साथ रूटीन मैटर पे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों रूटीन मैटर के अलावा अगर इनको करनी इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स वगैरह तो पहले एड्रेस किसको करेंगे, ये CGDA को करेंगे, राइट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 41 नंबर के अंदर क्या है, इफ़ ए PCDA CDA डिजायर्स टू रिलैक्स ऑडिट टेम्पोरली इन ए मैटर ऑन ऑफिस और सबऑर्डिनेट, PCDA CDA शुड इनवेरिएबली रेफर द केस टू द CGDA फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर कंकरेंस, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों PCDA CDA जो है रिलैक्स करना चाहते हैं ऑडिट को टेम्परेरी रूप से, कौन से मैटर के अंदर, खुद का ऑफिस हो या सबऑर्डिनेट के अंदर, तो उनको दोस्तों क्या इनवेरिएबली यानी निरुपवाद रूप से, ठीक है, बिना किसी अपवाद के उनको क्या करना है, CGDA ऑफिस की क्या है प्रायर कंकरेंस लेनी है, मतलब पहले कंकरेंस इनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर जो है ये रैंक दोस्तों आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड भी क्या है, क्योंकि दोस्तों बेसिक्स पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है आपको फैक्ट ही याद होने चाहिए कि आप याद कर लोगे ये 5000 इसकी अमाउंट है, 3000 इसकी अमाउंट है, ठीक है, ये 30 दिन के अंदर जवाब देना है, इसको 40 के अंदर देना है, ठीक है। वो तो सवाल पूछे ही जाएंगे फैक्ट से, लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, एक बार और बता दूंगा तो सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, राइट। तो ये देखिए दोस्तों 3 है आपके पास रैंक। दोस्तों क्या है, ये IDS से रिलेटेड रैंक है मेन, तो ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा जूनियर टाइम स्केल, जिसको JTS बोलते हैं। अब दोस्तों इधर जूनियर टाइम स्केल था तो इधर मैं सीनियर कर दूंगा तो सीनियर टाइम स्केल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्केल वाला कंप्लीट हो गया, अब दोस्तों ग्रेड आ जाएगा, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। अब दोस्तों जैग है, इसके ब्रैकेट में कर दूंगा मैं सिलेक्शन ग्रेड। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, नीचे आ जाएगा दोस्तों सिलेक्शन ग्रेड। इसके बाद देखिए दोस्तों है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड था, इधर SG कर दिया मैंने। 5 नंबर में क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कर दूंगा। जूनियर से क्या कर दिया दोस्तों सीनियर। इसके बाद दोस्तों क्या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड HAG, और दोस्तों HAG प्लस और एपेक्स लेवल। याद हुआ दोस्तों आपको, पहले वापस से बताता हूँ। जूनियर टाइम स्केल हो गया, JTS से याद कर लो, जूनियर का सीनियर कर दो, जूनियर का दोस्तों सीनियर करना है लेकिन इधर ग्रेड लगाना है, बीच में जैग SG घुसा दो, ठीक है, जैग सिलेक्शन ग्रेड। इसके बाद दोस्तों HAG है और HAG प्लस और एपेक्स लेवल है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। अब दोस्तों CGDA ऑफिस के अंदर इन IDS की रैंक क्या क्या रहती है, तो इनको दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, एक आपको ADJT नाम से एक कीवर्ड याद रखना है, ADJT। अब दोस्तों अपने क्या है, एक जादू करके दिखाऊंगा अभी, मतलब जादू ही है, देखिए कैसे रैंक जो है ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगी, राइट। और दोस्तों ये क्या है, मैंने खुद से ही याद करी है, राइट। ये दोस्तों कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी ने पढ़ाया नहीं है, राइट। क्योंकि दोस्तों आप चीज़ों पे मेहनत जब आप करते रहते हो तो क्या ऐसी ट्रिक्स भी आपके माइंड में आती रहेगी, राइट। और दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या है, ADJT। अब देखिए दोस्तों A है तो CGDA, तो दोस्तों CGDA ऑफिस के अंदर क्या है, CGD तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों CGDA तो आएगा ही आएगा, CDA PCDA CDA के अंदर दोस्तों क्या है, CDA तो आएगा ही आएगा। IFA के अंदर दोस्तों क्या है, IFA तो आएगा ही आएगा, राइट। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, सीनियर A के आगे सीनियर लगा दिया, फिर D आ गया सीनियर D कर दूंगा, JT आ गया दोस्तों सीनियर JT कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल और CGDA तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। दोबारा देखिए दोस्तों A है सीनियर A कर दूंगा, D सीनियर D, JT सीनियर JT, एडिशनल और CGDA तो आएगा ही आएगा। और दोस्तों 7वीं और 8वीं रैंक जो है आपकी PCD CDA और IFA के अंदर नहीं है, ये ओनली CGDA ऑफिस के अंदर ही होती है, HAG प्लस लेवल और एपेक्स लेवल,
राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों पीसीडी सीडीए के अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 रैंक कम हो गई तो हमारा सीनियर वाला झंझट भी यहाँ खत्म हो गया। तो ए डी जेटी सीधा लगा दो आप, सीडीए 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 तो आएगा, ए सी डी ए डी सी डी ए जेटी सीडीए, ए सी डी ए जिसको बोलते हैं, डी सी डी ए बोलते हैं जिसको जॉइंट सीडीए बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल मैंने यहाँ से चिपका लिया क्योंकि ये सारा मामला खत्म हो गया था मेरे पास। और दोस्तों इधर सी जी डी ए था तो इधर सी डी ए आ गया और पी सी डी ए आ गया, ठीक है। इधर भी दोस्तों कुछ नहीं करना, डी से उठाओ, डिप्टी आई एफ ए, सीनियर डिप्टी आई एफ ए, अब जेटी सी डी ए था, जेटी आई एफ ए, एडिशनल सी डी ए था, एडिशनल आई एफ ए, सी डी ए था तो आई एफ ए, पी सी डी ए था तो पीफा, पी आई एफ ए, राइट। ये दोस्तों रैंक आपको याद हुई, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, सारी आप जो है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के अंदर जाके भी क्या है, जब आपको रफ काम मिलेगा तो इस प्रकार की चीज़ें क्या आप चार्ट में बना सकते हो, ठीक है। ये हुआ दोस्तों रैंक कंपैरिजन हुआ। OM1 का दोस्तों पैरा नंबर 500 है, ठीक है। मान लो उससे रिलेटेड सवाल आए तो वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपने बल्क में याद करी है, ठीक है। आर्मी के दोस्तों अपनों ने रैंक कंपैरिजन कर लिए, वो सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों ये क्या आप लिख के करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर के अंदर क्या दिया गया है, 43 नंबर के अंदर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड प्रोमोटेड ग्रांटेड MSCP ड्यूरिंग बिटवीन 2nd of January to 1st of July both inclusive increment टू बी ग्रांटेड ऑन 1st जनवरी। अगर दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होता है या वो उसका प्रमोशन आता है और वो दोस्तों उसको या कोई MSCP ग्रांट करी जाती है इस तारीख के बीच में 2 जनवरी से लेकर दोस्तों 1 जुलाई के अंदर बहुत इंक्लूसिव इनको काउंट करते हुए, तो दोस्तों उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, 1 जनवरी को मिलेगा उसको, ठीक। इंक्रीमेंट दोस्तों उसका कब होगा, वो 1 जनवरी को मिलेगा। अगर दोस्तों 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के अंदर किसी को प्रमोशन अपॉइंटमेंट या MSCP मिलती है बहुत इंक्लूसिव, तो दोस्तों उसका इंक्रीमेंट कब ग्रांट होगा, वो 1 जुलाई को होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड फॉर अर्निंग एंड इंक्रीमेंट इज 6 मंथ। दोस्तों आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो कम से कम दोस्तों 6 मंथ क्या है आपका क्वालिफाइंग पीरियड है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए अपार की ग्रेडिंग आ गई, अपार है यहाँ पे, ठीक है। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट की ग्रेडिंग जो है दोस्तों आपको याद रखनी है। ग्रेड दोस्तों बीच में आ गया, अगर 8 से बड़ा या बराबर है, 10 से छोटा या बराबर है तो उसका स्कोर दोस्तों नो काउंट होगा और ये आउटस्टैंडिंग इसको बोला जाता है, ठीक है, राइट। इसके बाद दोस्तों ग्रेड जो है 6 से बड़ा या बराबर है और 8 से कम है, इसको दोस्तों शॉर्ट ऑफ 8 बोलते हैं, राइट। तो इसकी दोस्तों बीच की मान लो बीच का कितना 6 और 8 के बीच में 7 वाला 7 स्कोर कितना काउंट होगा, 7 काउंट होगा। 4 और 6 के बीच में दोस्तों कितना होगा, अगर 4 और 6 के बीच में इसको नंबर मिले हैं 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और 6 से दोस्तों कम, तो इसका 5 काउंट होगा। और लेस देन 4 दोस्तों कितना होगा, इसका 0 काउंट होगा। तो 9 मिल गया तो आउटस्टैंडिंग, 7 मिल गया तो वेरी गुड और 5 मिल गया तो दोस्तों गुड, 0 तो फिर 0 है ही, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये 975 याद रख लो इसको, पहले 9 है फिर 7 है 5 है, 5 + 2 7, 7 + 2 बराबर 9, राइट। 7 + 2 बराबर 9, 5 7 9 है। 8 से 10 के बीच में दोस्तों 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू 9, शॉर्ट ऑफ 8, शॉर्ट ऑफ 6, शॉर्ट ऑफ 4, ठीक है। 9 7 5 0, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड और गुड, राइट। याद हुई दोस्तों, रिवाइज हो रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 46 देखिए दोस्तों, रिटेंशन ऑफ अपार के बारे में बात करता हूँ और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस पूछा गया है और दोस्तों बहुत सारे आपको MCQ इसमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों रिटेंशन ऑफ अपार के बारे में बात करते हैं। द अपार ऑफ ए डिजीज्ड इंडिविजुअल, अगर दोस्तों कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल है, कोई बीमार आदमी है, ठीक है, और उसकी अपार जो है कब डिस्ट्रॉय करी जाएगी, आफ्टर पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ। अगर दोस्तों मरेगा ही नहीं वो तो क्यों उसकी अपार को डिस्ट्रॉय करना है अपने को, ठीक है। अगर दोस्तों बीमार आदमी है, ठीक है, मर गया वो तो क्या होगा दोस्तों, उसकी डेथ हो गई तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसकी 2 साल के बाद क्या है दोस्तों उसकी अपार को, ये 2 साल पीरियड आपको याद रखना है। डिजीज्ड शब्द आ जाए तो दोस्तों 2 साल आंख बंद करके टिक करके आना है, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, कोई भी डिजीज्ड इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो गई तो उसकी अपार जो है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, उसकी दोस्तों जो अपार है, जो नंबर ऊपर दिए थे, ठीक है, 8 से लेके 10 के बीच में, शॉर्ट ऑफ 8, शॉर्ट ऑफ 6, ठीक है, शॉर्ट ऑफ 4, राइट। तो इधर 6 से ग्रेटर बड़ा, राइट। तो ये दोस्तों 4 से ग्रेटर बड़ा, राइट। अभी तो अपनों ने पढ़ा है ये देखिए। तो ये दोस्तों इनकी जो अपार होगी वो कब डिस्ट्रॉय होगी, तो इसके 2 साल बाद तक, राइट। इसके क्या है दोस्तों 2 साल बाद तक डिस्ट्रॉय करनी है। अब देखिए दोस्तों, अपार ऑफ रिटायर्ड डिस्चार्ज और रिजाइंड गवर्नमेंट सर्वेंट में भी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 5 years। अगर दोस्तों कोई रिटायर हो गया, कोई डिस्चार्ज हो गया या दोस्तों रिजाइन कर दिया तो 5 साल के बाद उसकी क्या करनी है, अपार को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए इरेगुलर अटेंडेंस कब बोला जाएगा, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा एक साथ एब्सेंट हो जाते हो, या दोस्तों कुछ दिन के लिए 10 स्पेल से ज़्यादा अगर एक साल में आप एब्सेंट हो जाते हो तो उसको बोला जाता है इरेगुलर अटेंडेंस, ठीक है। 30 दिन से ज़्यादा एक साथ एब्सेंट हो जाते हो या दोस्तों कुछ दिन एब्सेंट हो जाते हो, कुछ दिन के लिए 10 स्पेल से ज़्यादा एक साल के अंदर, तो इसको इरेगुलर अटेंडेंस बोला जाता है।
30 दिन से ज़्यादा दोस्तों एक साथ एब्सेंट हो जाओ, 30 दिन से ज़्यादा दोस्तों एक साथ एब्सेंट हो जाओ, या कुछ दिन के लिए 10 स्पेल से कुछ दिन के लिए दोस्तों 10 स्पेल से ज़्यादा अगर हो जाओ तो इरेगुलर अटेंडेंस है वो। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों 48 नंबर पे, अगर दोस्तों जून से पहले रिटायर हो, अगर दोस्तों आपकी रिटायरमेंट जो है वो जून से पहले है तो अपार नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक, अगर आपकी रिटायरमेंट दोस्तों जून से पहले है तो अपार नॉट रिक्वायर्ड है दोस्तों। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दोस्तों आपकी क्या है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट लिखी जाती है, अपार लिखी जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों अब मार्च आया, 1 अप्रैल आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, अगर दोस्तों जून आ गया, अब जून से पहले ही आप रिटायर होगे तो अपार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जून से आगे चले जाओगे तो आपकी अपार लिखनी पड़ेगी, राइट। अप्रैल, मई, जून, राइट। अब दोस्तों इससे आपको वो भी याद होना चाहिए कि जो आपको जो है 3 मंथ वाला क्लॉज जो है, ठीक है, वो 49 के अंदर बताया गया, द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड हैव वर्कड एट लीस्ट 3 मंथ्स अंडर द रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसको कम से कम 3 महीने जो क्या है काम करना है किसके अंदर, रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर के अंदर, तभी वो इसकी अपार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कलर ऑफ अपार फॉर्म्स भी आप याद रख सकते हो। IDS के रूप में दोस्तों क्या होगा आपका, ठीक है, इनकी रैंक तो दोस्तों आपको याद होगी, राइट। रैंक तो दोस्तों आपको याद है, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जैग सिलेक्शन ग्रेड, ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, HG प्लस और अपेक्स लेवल। दोस्तों ये जैग SG तक तो क्या है, पिंक कलर है, SAG की दोस्तों कितनी है, ब्लू कलर है, और दोस्तों नीचे वालों को कितनी है, HAG प्लस और अपेक्स लेवल की क्रीम लेवल। अब देखिए दोस्तों इसको याद करने का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, दोस्तों हायर रैंक जो है अपने डिपार्टमेंट की, HAG प्लस अपेक्स लेवल, ठीक है, तो वो दोस्तों सारी क्रीम है ऊपर ऊपर, ठीक है, तो मतलब क्रीम कलर हो गया। ईच में दोस्तों SAG को क्या एक ब्लू रंग का दे के छोड़ दिया, और ये दोस्तों ये सारे, ठीक है, मतलब पिंक कलर का इनका फॉर्म है, राइट। पिंक कलर का फॉर्म कैसे दोस्तों, PINK, राइट। 4 दोस्तों क्या है शब्द है पिंक के अंदर, और 4 ही ये रैंक है, PINK। ऊपर से दोस्तों 4 ही रैंक है, और पिंक के अंदर दोस्तों क्या है, 4 ही क्या है आपके वर्ड है तो ब्लू के अंदर भी 4 है, लेकिन आप इसको जनरल याद रख सकते हो, पहले पिंक है, फिर दोस्तों क्या है ब्लू है, और फिर क्या है दोस्तों आपका क्रीम है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों A सीनियर है, D सीनियर D, JT सीनियर JT, एडिशनल और CJD है, AD JT, एडिशनल CD और PCD है, डिप्टी सीनियर डिप्टी, ठीक है, और JT एडिशनल IFA और PIFA। अभी जो रैंक अपने ऊपर पढ़ के आए थे, ये आपका हो गया दोस्तों 50 रंग का कंप्लीट, 50 नंबर पॉइंट कंप्लीट, राइट। अब दोस्तों जैग SG तक पिंक कलर है, SAG का दोस्तों ब्लू कलर है, और नीचे वाले तीनों को कितना है दोस्तों, क्रीम कलर है। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 4 + 1 + 3 ऐसे याद रख सकते हो। 5 और 3 8 है टोटल, राइट। ऊपर वालों को दोस्तों क्या होगा, पिंक हो गया क्योंकि 4 है पिंक, नीचे फिर क्या होगा दोस्तों ब्लू, और फिर क्या हो गया आपका क्रीम हो गया, राइट। 51 पे चलिए दोस्तों, 51 है दोस्तों टाइम शेड्यूल, राइट। अब दोस्तों क्या इससे भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों टाइम शेड्यूल अपने देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ब्लैंक अपार जो है कब तक हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों अब क्या है, ऑफलाइन चीज़ें नहीं होती, अब ये स्पैरो के अंदर होती है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है आपकी किसके अंदर होती है, स्पैरो के अंदर, ऑनलाइन इसको भरा जाता है, राइट। तो पहले दोस्तों क्या था, ये ऑफलाइन होती थी तो चीज़ें क्या थी दोस्तों, ऑफलाइन आपको भरनी पड़ती थी। अब दोस्तों ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही इस चीज़ों को भर सकते हो, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर है टाइम शेड्यूल आपका दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंक अपार 31 मार्च तक दोस्तों क्या है आपको अपार डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से लेके मुझे 31 मार्च तक जो है मेरा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होता है उसका मेरा असेसमेंट मुझे भरना होता है, ठीक है। तो 31 मार्च तक क्या है दोस्तों आपका जैसे ही एंड होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आपके पास ब्लैंक अपार आ जाएगी। अब दोस्तों सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, सबसे पहले दोस्तों क्या कहाँ जाओगे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाओगे, ठीक है। और दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफिसर तक आप कब तक दे सकते हो, 15 अप्रैल तक, मतलब 31 मार्च तक आपके पास अपार आ गई, राइट। इसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा कि आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे दो, ठीक है। तो 15 अप्रैल हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों 15 अप्रैल के बाद क्या होगा, सबमिशन ऑफ अपार टू रिव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास दोस्तों कितना टाइम है, पूरा अप्रैल, मई और जून, दोस्तों टोटल कितने हैं इधर 2.5 महीने हैं, ठीक है। इसके पास दोस्तों कितने हैं, सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर को 15 अप्रैल तक आपने दे दिया। फिर दोस्तों क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिव्यूइंग ऑफिसर को कब देगा, वो दोस्तों अप्रैल पूरा 15 दिन, मई और जून, मतलब इसके पास 2.5 महीने हैं, ठीक है। ये 15 दिन गलत लिख दिया मैंने, इसके पास दोस्तों क्या 2.5 मंथ है, तो मतलब 30 जून तक क्या है दोस्तों रिव्यूइंग ऑफिसर जो है उसके पास आ जाएगी। अब दोस्तों 30 जून तक इसके पास आ गई। फिर दोस्तों 31 जुलाई तक क्या है, 30 दिन का टाइम है इसके पास, 30-31 दिन का। वो किसको भेज देगा दोस्तों, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, ठीक है। और फिर दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है उसके पास 1 महीने का टाइम है, राइट। आपकी क्या करना दोस्तों, उस पर एक्सेप्ट करना उस चीज़ को,
ठीक है, 31 अगस्त तक। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 31 मार्च के पास, 31 मार्च तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 31 मार्च तक आपके पास आ गई तो दोस्तों आपको क्या करना है, 15 अप्रैल तक उसको भर के देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को। रिपोर्टिंग ऑफिसर दोस्तों 30 जून तक उसको रख सकता है। फिर दोस्तों अब ये दोस्तों मंथ के लास्ट है 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ठीक है। मंथ की दोस्तों लास्ट तारीख है ये 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ठीक है। फिर दोस्तों पहले दोस्तों मंथ की लास्ट तारीख थी 31 मार्च, ठीक है, मतलब लगभग मंथ की लास्ट तारीख है 5 नंबर पॉइंट तक तो, राइट। 31 मार्च, 15 अप्रैल, फिर दोस्तों 30 जून, 31 जुलाई और 31 अगस्त। अब दोस्तों डिस्क्लोजर करना है इंडिविजुअल को, राइट, जिसको रिपोर्ट किया गया है। अगर दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, किसी वजह से, राइट, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी दोस्तों अगर नहीं है, राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों डिस्क्लोजर कब होगा, 1 सितंबर तक। अगर दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो दोस्तों आपको क्या है 15 सितंबर तक क्या है डिस्क्लोजर हो जाएगा इंडिविजुअल को, ठीक है। 1 सितंबर तक दोस्तों जब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी नहीं है, और 15 सितंबर तक जब दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया जब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। और दोस्तों रिप्रेजेंटेशन आप कब कर सकते हो, अब दोस्तों ये पूछा जा सकता है 15 दिन के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट के आपको दोस्तों आपकी अपार मिल गई, ठीक है। कब तक मिल जाएगी दोस्तों, 1 सितंबर या 15 सितंबर तक आपको मिल जाएगी। अगर नो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो 1 सितंबर को मिल जाएगी, अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो दोस्तों आपको 15 सितंबर तक मिल जाएगी। और दोस्तों आप इसको रिप्रेजेंट कब तक कर सकते हो, 15 दिन के भीतर इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों फॉरवर्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। 15 दिन के अंदर दोस्तों आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दोस्तों कब तक मिलनी चाहिए, वो 21 सितंबर तक मिल जाएगी दोस्तों अगर नो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है। और दोस्तों 6 अक्टूबर को मिल जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर जहाँ पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी थी, राइट। अब दोस्तों ये भले ही मत याद करो इसको क्योंकि इतना डेटा आपको याद भी नहीं रहेगा, आप सिंपल ऐसे याद रखो कि 15 दिन के अंदर आपको क्या है रिप्रेजेंटेशन करना है। और दोस्तों उसका रिप्रेजेंटेशन जो जवाब कब आएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। जिस डेट को रिप्रेजेंटेशन आ गया उसके 1 महीने के अंदर उसको क्या है दोस्तों जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अगला देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय द अपार्सल, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों जो डिस्पोजल कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्पोजल है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1 महीने के अंदर दोस्तों क्या उसका डिस्पोजल करेगी। और दोस्तों कम्युनिकेट कब करा जाएगा, उसको 15 नवंबर तक करा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अपार फाइनली टेकन ऑन रिकॉर्ड जो है वो 30 नवंबर को हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों 31 मार्च से क्या है मामला स्टार्ट हुआ, ये पूरे साल भर चलता ही रहा 30 नवंबर तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं अपने, पहले दोस्तों 31 मार्च है, फिर दोस्तों क्या है 15 अप्रैल, फिर दोस्तों 30 जून, 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या अब लास्ट महीने की लास्ट है जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई को छोड़ के दोस्तों क्या है जून, जुलाई, अगस्त, फिर क्या आ गया दोस्तों ये देखिए सितंबर, राइट, ऐसे भी याद रख सकते हो। मार्च, अप्रैल, मई को छोड़ के जून, जुलाई, अगस्त, और इनकी क्या है सबकी लास्ट तारीख है, मार्च की लास्ट है, जून की लास्ट है, जुलाई की लास्ट है और अगस्त की लास्ट है, ठीक है। फिर अगस्त के बाद सितंबर आ गया, ठीक है, सितंबर आ गया 1 और 15 दिन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। सितंबर के बाद दोस्तों क्या है सितंबर की ही क्या है 1, 15, 21 और फिर 6 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के बाद दोस्तों क्या गया नवंबर आ जाएगा, राइट। नवंबर की दोस्तों लास्ट तारीख जो है फाइनली अपार जो है रिकॉर्ड के अंदर ले ली जाएगी, राइट। तो ये दोस्तों आपका हो गया 30 नवंबर तक क्या है तो पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब ये हुआ दोस्तों हमारा कितना नंबर पॉइंट हो, 51 नंबर पॉइंट। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों 51 नंबर तक अपनों ने पढ़ लिया था, ये दोस्तों है 52 नंबर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए स्पैरो की क्या है फुल फॉर्म दी गई है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसमें देखिए दोस्तों स्पैरो की फुल फॉर्म दी गई है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। 53 देखिए दोस्तों सस्पेंशन टू बी रिव्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अब देखिए दोस्तों ये जो है हमारा OM1 का कंप्लीट हो गया पूरा काम, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अपने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों सारे रीजन ए रीजन बी, राइट, कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे रैप करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा दोस्तों रेस्पॉन्स आप इस पर देते जाओगे मेरा मोटिवेशन दोस्तों उतना ही हाई होता चलाएगा और उतना ही बेहतर कंटेंट आपके लिए मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।